कलराज मिश्र का कोटा दौरा है। एयरपोर्ट पर कलेक्टर उज्जवल राठौड़ ने की अगुवाई। श्री कुलम शक्तिपीठ का ध्वजारोहण समारोह होना है, उसमें शिरकत का कार्यक्रम है। कोटा यूनिवर्सिटी पहुंचने का भी उनका कार्यक्रम है। श्री कुलम शक्तिपीठ का ध्वजारोहण समारोह में भी वो शिरकत करेंगे। जब पहुंचे उसी वक्त की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं एयरपोर्ट की। कलेक्टर उज्जवल राठौड़ ने उनकी अगवानी की और यहाँ पर स्वागत भी उनका किया गया। और जब कार्यक्रम में शिरकत करेंगे तो उस वक्त की तस्वीरें भी सामने आएंगी, आपको दिखाएंगे। ये जब एयरपोर्ट पहुंचे उनका वेलकम किया गया, उसी वक्त की तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। श्री कुलम शक्तिपीठ जाने का उनका कार्यक्रम है, ध्वजारोहण समारोह में शिरकत करेंगे और कोटा यूनिवर्सिटी पहुंचने का भी उनका कार्यक्रम है। आगे बढ़ते हैं। बिजली बचाने के लिए सीएम गहलोत की अपील। सीएम गहलोत ने प्रदेश वासियों से बिजली बचाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश ही नहीं पूरा देश इस समय भयंकर बिजली संकट से जूझ रहा है। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है। मौसम तंत्र के परिवर्तन से बिजली की मांग अधिक हो गई है। मांग और आपूर्ति में अंतर बढ़ा। राज्य सरकार कोयले की आपूर्ति बढ़ाने हेतु निरंतर केंद्र सरकार के संपर्क में है ताकि बिजली उत्पादन सुचारू रूप से चल सके, लोगों को निर्बाध बिजली सप्लाई मिल सके। आप सभी से ये अपील है कि बिजली का सीमित और विवेकपूर्ण इस्तेमाल करें। जो बिजली उपकरण काम नहीं आ रहे हैं उन्हें बंद रखें, बिजली बचाएं। सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों से बिजली बचाने की अपील की है। प्रदेशवासियों से उन्होंने ये अपील की है। उन्होंने कहा है कि सभी का साथ बहुत ज़रूरी है। बिजली बचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश इस समय भयंकर बिजली संकट से जूझ रहा है। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है। मौसम तंत्र के जो तमाम परिवर्तन की तस्वीरें आ रही हैं उससे बिजली की मांग अधिक हो गई है और मांग और आपूर्ति में अंतर बढ़ा। राज्य सरकार कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के लगातार संपर्क में है ताकि बिजली उत्पादन सुचारू रूप से चल सके और लोगों को निर्बाध बिजली सप्लाई मिल सके। आप सभी से ये अपील है कि बिजली का सीमित और विवेकपूर्ण इस्तेमाल करें। जो बिजली उपकरण काम में नहीं आ रहे हैं उन्हें बंद रखें, बिजली बचाएं। सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने सभी से अपील की है। बरसों से सोनोग्राफी कर रहे डॉक्टर्स को अब देना होगा टेस्ट। बरसों से जो सोनोग्राफी कर रहे हैं डॉक्टर्स उनको अब टेस्ट देना होगा। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की नई कवायद ये है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। निर्धारित योग्यता वाले डॉक्टर 16 अक्टूबर से कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। परीक्षा में पास होने पर ही मेडिकल शिक्षा विभाग द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। सोनोलॉजिस्ट की दक्षता प्रमाणित करने के लिए परीक्षा में 3 अवसर मिलेंगे। फिर भी असफल रहने वालों को नियमानुसार 6 महीने का प्रशिक्षण लेना होगा। प्रशिक्षण जब ले पाएंगे उसके बाद ही वो सोनोग्राफी कर पाएंगे। बरसों से जो सोनोग्राफी कर रहे हैं उन डॉक्टर्स के लिए खबर अहम है, उनको भी टेस्ट देना होगा, एग्जाम देना होगा। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की नई कवायद है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा के लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया है। निर्धारित योग्यता वाले डॉक्टर 16 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा में पास होने पर ही मेडिकल शिक्षा विभाग द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। सोनोलॉजिस्ट की दक्षता प्रमाणित करने के लिए परीक्षा में 3 अवसर मिलेंगे और अगर फिर भी वो असफल हो जाते हैं तो फिर नियम के अनुसार 6 महीने का प्रशिक्षण उनको लेना होगा। अब इसको लेकर नई कवायद की गई है। 3 अवसर उनको मिलेंगे, 3 मौके दिए जाएंगे। अगर 3 मौके मिलने के बाद भी वो असफल रहते हैं, खुद को साबित नहीं कर पाते या फिर पास नहीं होते, तो फिर नियम ये है कि 6 महीने की ट्रेनिंग उनको लेनी होगी, 6 महीने का प्रशिक्षण लेना होगा। उसके बाद ही वो आगे सोनोग्राफी कर सकते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने नया नोटिफिकेशन जारी किया है और नई नोटिफिकेशन में तमाम बातों का जिक्र भी किया गया, किस तरीके से वो टेस्ट देंगे, क्या अवसर हैं जो उनको मिलेंगे। अवसर में अगर वो सफल नहीं हो पाते हैं तो फिर 6 महीने का जो ट्रेनिंग है, जो प्रशिक्षण का प्रोसीजर है वो उनको फॉलो करना होगा। अस्पतालों में डराने लगा है डेंगू का डंक। जी हाँ, जयपुर के सरकारी और निजी अस्पतालों में हालात एक जैसे हैं, हाउसफुल जैसे हालात बने हुए हैं।
प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल के मेडिसिन विंग के सभी वार्ड फुल हो गए। अस्पताल के परिसर में जमीन पर इलाज करवाने को लेकर मजबूर है मरीज। कमोवेश ऐसे ही हालात बच्चों के सबसे बड़े जेकेलून अस्पताल में भी दिखाई दे रहे हैं। एक एक बेड पर 3-3 बच्चे इलाज करवा रहे हैं। आप सोचिए स्थिति कैसी बनी हुई है। निजी अस्पतालों में तो कैटेगरी के मरीजों को नहीं दिया जा रहा प्रवेश, जो अलग कैटेगरी के उनको नहीं मिल रहा, एंट्री नहीं दी जा रही है। अधिकांश बड़े अस्पतालों में सभी बेड मरीजों से अटे पड़े हैं। हालांकि सरकारी आंकड़ों में डेंगू के 5500 के आसपास ही मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन फील्ड में अगर आप जाते हैं, जो रिपोर्ट आपके सामने हम रख रहे हैं उसमें चौंकाने वाले मामले हैं। फील्ड में तेजी से फैलता दिखाई दे रहा है डेंगू का प्रकोप। अब इस पर भी गहनता से काम करना होगा स्वास्थ्य महकमे को। ये बड़ी खबर है। लगातार जो मौसमी बीमारियां हैं वो बढ़ रही हैं, डेंगू के मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। जयपुर के सरकारी अस्पताल हो या फिर निजी अस्पताल हो, दोनों ही अस्पतालों में हालात कमोवेश एक जैसे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि डेंगू का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ रहा है। डेंगू का डंक लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल के मेडिसिन विंग के अगर आप बात करते हैं तो मेडिसिन विंग के सभी वार्ड फुल हैं। अस्पताल परिसर में ज़मीन पर ही मरीज इलाज करवा रहे हैं, ऐसी स्थिति वहाँ पर आ गई है। और बच्चों के सबसे बड़े जेकेलून अस्पताल में भी खबर यह है कि हालात ऐसे ही बने हुए हैं। एक एक बेड पर 3-3 बच्चों को लिटाया गया है। 3-3 बच्चों का इलाज एक बेड पर हो रहा है। और निजी अस्पतालों में तो कैटेगरी के मरीजों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा। निजी अस्पतालों के हालात तो और भी बदतर हैं। अधिकांश बड़े अस्पतालों में सभी बेड मरीजों से अटे पड़े हैं। सरकारी आंकड़े में ये बताया गया है कि 5500 के आसपास ही डेंगू के मामले हैं, लेकिन फील्ड पर, ग्राउंड पर स्थिति भयंकर होती हुई दिखाई दे रही है। तेजी से फैलता हुआ दिखाई दे रहा है डेंगू का प्रकोप। नहीं रुक रही तेल कंपनियों की रफ्तार। लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि तेल कंपनियों की मनमानी लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। रफ्तार नहीं रुक रही। डीजल पहली मर्तबा राजधानी में 103 के पार हो गया। तेल कंपनियों की मनमानी जनता पर भारी पड़ रही है। पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि लगातार जारी है। पेट्रोल 37 और डीजल के दाम 38 पैसे चढ़े हैं। आज पेट्रोल की दर रही 111 रुपये 91 पैसे प्रति लीटर और डीजल 103 रुपये 7 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से आज बिक रहा है। तेल कंपनियों की मनमानी, बार बार हम ये कह रहे हैं कि त्योहारी सीजन है। त्योहारी सीजन में 1-1 रुपए का हिसाब आम आदमी, मिडिल क्लास, निम्न वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए कितनी परेशानी सामने खड़ी है। सोचिए, डीजल पहली बार राजधानी जयपुर की अगर आप बात करते हैं तो 103 के पार पहुंच गया है। तेल कंपनियों की मनमानी पर सरकारें भी अंकुश लगाने में नाकाम है। अब राज्य की सरकार पर भी नजर है आम लोगों की। केंद्र की सरकार पर तो नजर है ही लंबे वक्त से। उम्मीद ये की जा रही है कि त्योहारी सीजन में, दीपावली करीब है, ऐसे में सरकार कुछ सोचे आम लोगों के बारे में। कम से कम तेल कंपनियों पर सरकार का नियंत्रण होना ही चाहिए। अब लोग गुस्से में हैं। पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि लगातार जारी है। जो इजाफा हो रहा है हर गुजरते दिन के साथ, वो जेब पर सीधा सा असर डाल रहा है। पेट्रोल 37 और डीजल के दाम 38 पैसे आज बढ़े हैं। और इसी के साथ ही आज पेट्रोल की दर रही 111 रुपये 91 पैसे प्रति लीटर और डीजल 103 रुपये 7 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से आज बिक रहा है। और हर रोज़ जो इजाफा हो रहा है उससे आम आदमी के सब्र का बांध टूट रहा है, ये आप समझिए। अब लोग गुस्से में हैं। लोग ये कह रहे हैं कि बार बार सरकार की तरफ से जब भी चुनावी माहौल होता है, चुनावी सीजन आता है, तो वहाँ पर पेट्रोल डीजल के दामों को रोक दिया जाता है, स्थिर कर दिया जाता है, इजाफा नहीं होता। लेकिन चुनाव जाते हैं तो फिर स्थितियाँ बिगड़ने लग जाती हैं। अब वही हो रहा है। लोग गुस्से में इसलिए भी है क्योंकि हर दिन पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा कर दिया जाता है, लेकिन राहत कौन दिलाएगा आम लोगों को। पहले कोविड से उनकी कमर टूटती हुई दिखाई दी, कोविड से बाहर निकले, महंगाई लगातार बढ़ रही है, लोग इसलिए भी गुस्से में हैं। अब राज्य की सरकार या तो वैट में कमी करे या फिर जो एक्साइज ड्यूटी है उसमें केंद्र की सरकार कमी करे। इसको लेकर भी लोग अब राज्य और केंद्र सरकारों पर निर्भर हो गए। उनका कहना यह कि तेल कंपनियों की मनमानी को अगर कोई रोक सकता है तो वह सरकार है। खान विभाग में दफन हुई सैकड़ों भर्तियां। पिछले 8 साल विभाग में नहीं हुई नई भर्ती। अब देखिए, पिछले 8 साल विभाग में कोई नई भर्ती नहीं हुई है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि खान विभाग में सैकड़ों भर्तियां दफन हो गई हैं। जबकि इन 8 वर्षों में 70 से अधिक कार्मिक हुए रिटायर। विभाग में सर्वेयर,
ड्राफ्टमैन से एसएमई तक के 60% पद रिक्त हैं। रिक्त पदों के चलते खनन गतिविधियां और राजस्व अर्जन प्रभावित हो रहा है। एनफोर्समेंट का काम भी विभाग में महज कागजी खानापूर्ति हो रही है, जबकि कोविड काल में खनन राजस्व पर निर्भर रही सरकार। ऐसे में रिक्त पदों पर भर्ती कर विभाग को सशक्त किया जाना बेहद जरूरी है। हजारों बेरोजगारों को भी खनन विभाग की भर्तियों का इंतजार है। जो खान विभाग में भर्तियां अटकी हुई हैं, जो रिक्त पद हैं, उनमें जो नियुक्तियां होनी हैं, उन नियुक्तियों का इंतजार हजारों जो बेरोजगार बैठे हुए हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं कि कम से कम जल्दी कोई तस्वीर साफ हो, भर्तियां हों, तो उनके लिए भी आगे का रास्ता साफ हो। कई पद हैं जिन पर भर्तियां होनी हैं। अब 8 साल बीत गए हैं। 8 साल में विभाग में नई भर्तियां नहीं हुई हैं, जबकि इन 8 वर्षों में 70 से ज़्यादा कार्मिक रिटायर हो चुके हैं। विभाग में सर्वेयर, ड्राफ्टमैन से एसएमई तक के 60% पद रिक्त हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी हाल फिलहाल में कोई तस्वीर साफ होती हुई भर्तियों को लेकर दिखाई नहीं दे रही। रिक्त पदों के चलते खनन गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं, राजस्व अर्जन भी प्रभावित हो रहा है। एनफोर्समेंट का काम भी विभाग में महज कागजी खानापूर्ति है, जबकि कोविड काल में आपने देखा खनन राजस्व पर निर्भर रही सरकार, और ऐसे में रिक्त पदों पर भी अब फोकस होना बहुत ज़रूरी है। सोचना होगा सरकार को कि रिक्त पद जो हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाए। रिक्त पदों पर भर्ती कर विभाग को सशक्त करना इस वक्त की ज़रूरत भी है। इस पर सोचने की आवश्यकता है। हजारों बेरोजगार प्रदेश भर के हैं जो खान विभाग की भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। सैन्य स्कूल कॉलेजों में आएगा नया बदलाव। जी हां, पहली दफा सैन्य स्कूल कॉलेजों में पढ़ेंगी छात्राएं। केंद्र सरकार इसके लिए प्रदान कर चुकी है मंजूरी पहले ही। भारतीय सेना में जाने के प्रति बेटियों में जो आकर्षण है वो बढ़ेगा। देहरादून में 1922 में स्थापित हुआ था पहला मिलिट्री स्कूल, और उसके बाद अजमेर में 15 नवंबर 1930 को मिलिट्री स्कूल खुला था। और एनएसए अजीत डोभाल भी पढ़े हैं अजमेर मिलिट्री स्कूल से। धौलपुर, हिमाचल के चैल, कर्नाटक के बेलगांव, बेंगलुरु में मिलिट्री स्कूल है। अब नई कवायद की शुरुआत की जा रही है। जाहिर सी बात है, इससे बच्चों में और भी उत्सुकता बढ़ेगी सैन्य गतिविधियों को लेकर। सैन्य स्कूल कॉलेजों में नया बदलाव आएगा, तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। पहली दफा सैन्य स्कूल कॉलेजों में छात्राएं पढ़ पाएंगी, और केंद्र सरकार ने इसके लिए पहले ही मंजूरी दे दी है। भारतीय सेना में जाने के प्रति बेटियों का रुझान बढ़ेगा, उनका आकर्षण बढ़ेगा, उत्सुकता बढ़ेगी, इसीलिए ये पहल की गई है। देहरादून में 1922 में आपको याद है कि मिलिट्री स्कूल स्थापित हुआ था पहला। उसके बाद अजमेर में 15 नवंबर 1930 को मिलिट्री स्कूल खुला, और एनएसए अजीत डोभाल भी अजमेर मिलिट्री स्कूल से ही पढ़े हैं। धौलपुर, हिमाचल के चैल, कर्नाटक के बेलगांव, बेंगलुरु में मिलिट्री स्कूल मौजूद थे। नवंबर मध्य में शुरू हो जाएगी सर्दी, ऐसा कहा जा रहा है। दिवाली के बाद से तापमान में शुरू होगी गिरावट। दिन और रात का तापमान सामान्य से रहेगा 2 डिग्री सेल्सियस कम। याद है कि ये कहा जा रहा है, मौसम विभाग ने इसके लिए कहा है कि अब बदलाव मौसम ये भी दिखाई देगा। मॉनसून विदा होने के बाद आकाश साफ, जिससे दिन में रहती तेज धूप और रात के पारे में गिरावट हो रही है। 16 और 17 अक्टूबर को कुछ जिलों में मौसम का मिजाज बदल सकता है, ये भी कहा है मौसम विभाग ने, जिसके असर से तापमान में कुछ गिरावट होगी अलग अलग हिस्सों में। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी इसका असर दिखाई देगा। नवंबर मध्य में खबर ये कि सर्दी शुरू हो जाएगी। दिवाली के बाद से तापमान में गिरावट शुरू होगी। निरंतर दिन और रात का तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस या तो फिर कम रहेगा या ज्यादा रहेगा। मॉनसून विदा होने के बाद आकाश साफ है, मॉनसून की विदाई हो चुकी है, आसमान साफ है। अब इसका सीधा असर ये होता है कि दिन में तेज धूप रहती है और रात के पारे में गिरावट हो रही है। ये अभी हाल फिलहाल में भी आप देख रहे होंगे। 16 और 17 अक्टूबर को कुछ जिलों में मौसम का मिजाज बदलेगा, ये भी कहा जा रहा है। कई हिस्सों में बारिश का दौर भी देखने को मिल सकता है, जिसके असर से तापमान में कुछ गिरावट होगी। अब ये मानिए कि दिवाली के बाद से सर्दी की शुरुआत हो जाएगी। कोयला संकट से निपटने की तैयारी हो रही है युद्ध स्तर पर। कोयला संकट से किस तरीके से निपटा जाए, ये कोशिश लगातार है, वो राज्य की सरकारों की हो या फिर केंद्र की सरकार की हो। देश के 17 राज्यों में जारी अघोषित कटौती। कोल इंडिया की 3 खदानों से कुल मांग का मिलता है 80% कोयला। कोल अफसर घर से सीधे पहुंच रहे खदान। बारिश के कारण पानी भरने से कोयला निकालने में दिक्कतें भी हो रही हैं। 50,000 मजदूर कोयला और पानी निकालने का काम कर रहे हैं युद्ध स्तर पर। 63 खानों में मजदूर दिन रात बिना छुट्टी के काम कर रहे हैं। आप देखिए उनके सामने कितनी बड़ी मुश्किल है, कितनी बड़ी चुनौती है। नतीजतन पिछले 12 दिनों में 22 लाख टन कोयला डिस्पैच हुआ है।
अब लगातार जो कर्मचारी हैं वो काम भी कर रहे हैं, जो मजदूर हैं वो युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं कि इस संकट से हिंदुस्तान बाहर निकले। ये कोशिश हर किसी की है, राज्य सरकारों के साथ में, केंद्र सरकार के साथ में। जो मजदूर हैं जिन पर जिम्मेदारी है वो भी लगातार खदानों में काम कर रहे हैं। देश के 17 राज्यों में अघोषित कटौती जारी है। कोल इंडिया के 3 खदानों से कुल मांग का मिलता है 80% कोयला और कोल अफसर घर से सीधे खदान पहुंच रहे हैं। बारिश की वजह से पानी भरने से कोयला निकालने में तमाम दिक्कतें भी सामने आ रही हैं। 50,000 मजदूर कोयला और पानी निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। 63 खानों में मजदूर दिन रात बिना छुट्टी के काम में लगे हुए हैं। अब उनके सामने भी बहुत बड़ी मुश्किल है, बहुत बड़ी चुनौती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश दौरा है। 20 अक्टूबर को कुशीनगर दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। बौद्ध भिक्षुओं से भी मिलने का पीएम मोदी का कार्यक्रम है। आमजन को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अब चुनाव हो रहे हैं और चुनाव से पहले ताबड़तोड़ ऐसे दौरे पीएम मोदी के आपको दिखाई देंगे। पीएम मोदी का उत्तर प्रदेश दौरा है। 20 अक्टूबर को कुशीनगर पहुंचने वाले हैं पीएम मोदी। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन वो करने वाले हैं। तैयारियां वहां पर की जा रही हैं। बौद्ध भिक्षुओं से भी उनके मुलाकात का कार्यक्रम है। उनसे मिलेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे और साथ में आमजन को भी संबोधित करेंगे अपने दौरे के दरमियान प्रधानमंत्री मोदी। ऐसी खबर। पूर्व कोयला सचिव अनिल स्वरूप के ट्वीट बने चर्चा का विषय। जी हाँ, कोयला संकट पर कई अहम सवाल उठा, सभी के कान खड़े कर दिए हैं अनिल स्वरूप ने। 2015 में जो 40,000 करोड़ कैश रिजर्व था, अब केवल 10,000 करोड़। ऐसे ही 2016 में शेयर बाजार में कोल इंडिया के एक शेयर की कीमत 400 थी, अब 200 रुपए रह गई है। और इतना ही नहीं, कोल इंडिया को फर्टिलाइजर प्लांट में पैसे लगाने का मैसेज दिया गया। ऐसे ही दर्जनों खुलासे पूर्व कोयला सचिव अनिल स्वरूप ने ट्वीट के जरिए किए हैं। और संकट सिर्फ कोयले का नहीं है बल्कि पूरा पावर सेक्टर ही क्राइसिस में है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। अब जो बातें वो कह रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है, इसको लेकर भी कई तरह की बातें की जा रही हैं, लेकिन उन्होंने तमाम दावे भी किए हैं। ये बड़ी खबर है। कोयला संकट पर कई अहम सवाल उठाकर के सभी के कान खड़े किए। कोल इंडिया लिमिटेड के कैश रिजर्व को लेकर उन्होंने कई सवाल दागे हैं। 2015 में जो 40,000 करोड़ कैश रिजर्व था, अब केवल 10,000 करोड़ रह गया है। और साथ ही ऐसे ही 2016 में शेयर बाजार में कोल इंडिया के एक शेयर की कीमत 400 थी, अब 200 रुपए रह गई है। और इतना ही नहीं, कोल इंडिया को फर्टिलाइजर प्लांट में पैसे लगाने का मैसेज दिया गया। और ऐसे ही दर्जनों खुलासे पूर्व कोयला सचिव अनिल स्वरूप ने किए हैं अपने ट्वीट के माध्यम से, जो चर्चा का विषय बन गए हैं। और उन्होंने कहा कि संकट सिर्फ कोयले का नहीं है बल्कि पूरा पावर सेक्टर में ही क्राइसिस है।